हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय को पढ़ा था। आज हम गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम प्राप्त करेंगे, या कह सकते हो गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब कैसे? देखो, कई डेरिवेशंस एक जैसे होंगे गॉस की प्रमेय के। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो उन डेरिवेशंस को करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे गॉस प्रमेय की सहायता से मान लो ये कोई आवेश रखा है, ये कोई क्या है? आवेश। इस आवेश के कारण अगर किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो इसके लिए आपको 4 स्टेप याद रखने हैं। पहली बात, उस बिंदु से होकर जाने वाला एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान समान हो। अब उस पृष्ठ को हम कहते हैं बेटा यहां गॉसियन पृष्ठ। चूंकि गॉस की प्रमेय अप्लाई करने के लिए हमने उस पृष्ठ को खींचा था, तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ। तो पहले तो यही समझ लो कि गॉसियन पृष्ठ किस आकृति का होगा। जैसे यहां ये एक बिंदु आवेश है, अब इससे r दूरी पर बिंदु P है। मान लो यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए बिंदु P से जाने वाला ऐसा पृष्ठ खींचे जिसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान समान हो। अब आपको पता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं, Q आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या Q/r²। अब Q तो ठीक है, निश्चित रखा हुआ है, तो फिर E किस पर निर्भर करेगा? R पर। अगर ऐसा पृष्ठ खींच लें जिसके हर बिंदु की आवेश से दूरी समान हो, तो अगर दूरी समान हो जाएगी तो उसके हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र भी समान हो जाएगा, और वही पृष्ठ हमारा क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ। जैसे यहाँ अगर बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर अगर हम क्या खींच लें, इस आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोला खींच लें, तो जरा देखो, इस आवेश से गोले के हर बिंदु की दूरी यहाँ देखो त्रिज्या के बराबर होगी। यहाँ भी r, यहाँ भी r, यहाँ भी r, तो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। मतलब बिंदु आवेश के चारों ओर गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होगा। लेकिन अगर आवेश गोले पर ही हो और इसके कारण किसी बिंदु P पर चाहिए, तो भी बेटा गोले के चारों ओर भी गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय ही होगा। क्योंकि देखो फिर से यहाँ इस गोले के हर बिंदु से गॉसियन पृष्ठ की दूरी कैसी होगी? समान होगी। लेकिन अगर कोई आगे रेखीय तार लेंगे हम, रेखीय तार, जैसे ये तार है, अब इसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ चाहिए, तो इसके चारों ओर बेलनाकार, ये बीचों बीच में अक्ष पर होगा। तो जब बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे चारों ओर, तो बेलनाकार पृष्ठ की इस रेखीय आवेश से दूरी चारों तरफ कैसी होगी? बराबर होगी। मतलब कहने का ही आप यहाँ ये ध्यान रखो कि ज़्यादातर जगहों पर हमारे जो गॉसियन पृष्ठ है वो या तो गोलीय होते हैं या बेलनाकार होते हैं। अगर बिंदु आवेश है उसके चारों ओर कैसा होगा? गोलीय होगा। और अगर गोलीय आवेश है तो उसके चारों ओर भी गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय ही होगा। तो पहली बात समझ गए, पहला काम है हमारा कि किसी बिंदु पर अगर गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो सबसे पहले हम उस बिंदु से होकर जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींच लें। दूसरा काम, इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें, यानी कि फाई ई, किससे? समाकलन से। समाकलन से कैसे ज्ञात करते हैं? पहले हम इसका छोटा सा एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लें गॉसियन पृष्ठ का, उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, और फिर पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम उसका क्षेत्रफल समाकलन कर देंगे, पृष्ठ समाकलन कर देंगे पूरे पृष्ठ के लिए। तीसरी बात, फिर से बेटा हमें उसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा, लेकिन इस बार किससे? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। तो 3 काम हो गए। सबसे पहला काम गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, दूसरे काम गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स किससे निकाल लिया? समाकलन से। तीसरा काम गॉसियन पृष्ठ से ही गुजरने वाला फ्लक्स किससे निकाल लिया? गॉस की प्रमेय से। चौथा काम हमारा ये होगा कि हमारे पास फ्लक्स के 2 मान आ चुके होंगे, हम इसको डाल चुके होंगे समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, फ्लक्स के दोनों मान बराबर कर दो। यानी कि समीकरण 1 बराबर किसके कर दो? समीकरण 2 के। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा वो निकल के आ जाएगा। मतलब गॉस की प्रमेय से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो ये 4 स्टेप याद रखो। पहला, गॉसियन पृष्ठ खींचो,
उस बिंदु से जाने वाला, दूसरा उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स समाकलन से निकालो, तीसरा उसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गॉस की प्रमेय से निकालो, चौथा काम है फ्लक्स के दोनों मान बराबर कर दो। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम डेरिवेशन कर सकते हैं आसानी से। देखो कैसे, जैसे मान लो ये बिंदु आवेश है प्लस क्यू, कहां रखा है बिंदु? ओ पर। अब इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से तीव्रता निकालने के लिए पहला काम होना चाहिए बिंदु P से जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचे। अब आपको पता है बिंदु आवेश के चारों ओर गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय। तो हम गोलीय गॉसियन पृष्ठ इसके चारों ओर खींच लेते हैं। ये देखो, ठीक, ये हमने गोलीय पृष्ठ खींच लिया और ये गोलीय पृष्ठ हमारा क्या कहलाएगा? गॉसियन पृष्ठ। क्या कहलाएगा? गॉसियन पृष्ठ। तो पहला काम हो गया हमारा, हमने बिंदु P से जाने वाला गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब दूसरा काम, इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें, वो भी किसकी सहायता से? समाकलन की सहायता से। तो अब क्या करें? देखो जरा समझो। इस गॉसियन पृष्ठ का पहले मान लो एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया हमने dA। इस dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें। अब फ्लक्स आपको पता है, किसी भी छोटे से पृष्ठ से अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के क्या स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा निकालें। तो प्लस क्यू आवेश के कारण मान लो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है E, तो उसकी दिशा प्लस से किधर की ओर? बाहर की ओर। ये तो तीव्रता E की दिशा हो गई। अब क्षेत्रफल वेक्टर यहां dA ले रखा है। इस dA की दिशा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर, पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर। तो जरा ध्यान दो, ये केंद्र से जाने वाली रेखा है, मतलब इसकी त्रिज्या है। और किसी भी गोले की त्रिज्या सदैव उसके पृष्ठ के लंबवत होती है। मतलब ये जो त्रिज्या हमने बाहर की ओर ये लाइन बढ़ाई है, ये वास्तव में गोले के पृष्ठ के लंबवत होगी। जब लंबवत होगी तो क्या यही पृष्ठ पर अविलंब है? मतलब यही क्या क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा है। मतलब इस बिंदु P पर E और dA क्या एक ही दिशा में है? जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण अगर हमें कहीं थीटा चाहिए होगा तो कितना लेंगे हम? 0 डिग्री। कितना लेंगे? 0 डिग्री। अब देखो आगे, तो सबसे पहले इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम यहाँ पर ज्ञात करें। तो कुल फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, थोड़े से क्षेत्रफल से है तो किससे लिख लें? d फाई ई। किसके बराबर होगा? E और dA के डॉट गुणनफल के बराबर, E डॉट dA। तो d फाई E बराबर E dA कॉस थीटा। A डॉट भी बराबर क्या होता है? A भी कॉस थीटा। तो E डॉट dA बराबर क्या होगा? E dA कॉस थीटा, जहां थीटा E और dA के बीच का कोण, यहां E और dA एक ही दिशा में है बेटा, तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो d फाई E बराबर E dA, cos 0 का मान 1 होता है, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E dA। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को अब किससे लिख लें? फाई E से। तो आपको पता है थोड़े से क्षेत्रफल से अभी कितना था? d फाई E। अगर पूरे क्षेत्रफल से चाहिए, पूरे बंद पृष्ठ से, तो पूरे बंद पृष्ठ के लिए क्या हम इसका समाकलन कर दें? क्या कर दें? समाकलन। अब जरा देखो, फाई E बराबर, ये समाकलन चल रहा है d फाई E का मान निकाल लिया हमने, E dA। तो फाई E बराबर, अब E गॉसियन पृष्ठ के हर बिंदु की आवेश से दूरी समान है। जब दूरी समान है तो हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा, मतलब पूरे पृष्ठ पर E का मान नियत रहेगा। और जो नियत रहता है उसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। तो E बाहर, समाकलन में क्या बचा? dA। पाई E बराबर ESI इंटू, अब dA क्या है? इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल, समाकलन dA का मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल।
तो पूरे गॉसियन पृष्ठ क्या है, आर त्रिज्या का गोला, और आर त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो समाकलन डीए का मान कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल दिया समीकरण। अब कुछ बच्चे मैथ वाले हो सकता है कंफ्यूजन हो, बोले समाकलन डीएक्स, हम तो एक्स पढ़ते थे। कोई बात नहीं, समाकलन डीए आप ए लिख लो, समाकलन डीए को क्या लिख लो, ए लिख लो, उस तरीके से लिखे। लेकिन ए फिर क्या होगा, पूरे गोले का क्षेत्रफल, उसका मान आपको 4 पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। बात वही है। तो फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितने काम हो गए, 2। पहला काम हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, दूसरा काम गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या समाकलन से ज्ञात कर लिया। अब तीसरा काम क्या है, इसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या गॉस की प्रमेय से निकालें। तो जरा ध्यान दो, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर या उसके द्वारा घिरे कुल आवेश का कितने गुना, 1/ε0 गुना। अब हमारा जो ये पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, इसके भीतर कुल आवेश ये क्यू ही तो घिरा है, तो इस क्यू का कितने गुना होगा, 1/ε0 गुना। तो क्यू गुणा 1/ε0। इसको समीकरण क्या डाल दिया, 2। अब समीकरण 1/2 से तो 3 स्टेप कंप्लीट हो गए बेटा। फाई के 2 मान आ गए हमारे। अब चौथा स्टेप क्या है, फाई के दोनों मान क्या कर दो, बराबर कर दो। अब दोनों मान में पहला मान क्या था समीकरण 1 में, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा मान क्या है, क्यू इंटू 1/ε0। यहां से अगर ई बराबर निकालें तो ये 1 और ये 4 पाई अपॉन में पहुंचा, ε0 पहले से है, तो 1/4 पाई ε0, और ये क्या बचा, क्यू, और इसके अपॉन में ये क्या पहुंचा, आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तब तो ये हो गया। लेकिन ये डेरिवेशन जब भी आता है तो जनरली कहा जाता है गॉस की प्रमेय से कूलाम का नियम प्राप्त करो। अब कूलाम का नियम क्या करता है, एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाले बल को ही तो बताता है। किसको बताता है, बल को। तो अब क्या करें, हम उसको निकालने के लिए 2-3 लाइन और बढ़ा लेंगे। मान लो यहां बिंदु P, जहां अभी हमने वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला, E, मान लो यहां कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो इस धन परीक्षण आवेश Q0 पर इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल निकालो। लगने वाला बल कितना होगा। अब बल अगर Q आवेश E वैद्युत क्षेत्र में हो तो उस पर बल F बराबर कितना होता है, QE। यहाँ Q0 आवेश है E वैद्युत क्षेत्र में, तो बल कितना हो गया, F बराबर Q0 इंटू E। भाई अभी हमने यहाँ Q0 आवेश को E वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इस पर बल F बराबर कितना होगा, Q0 इंटू E, Q0 इंटू E। अब F बराबर Q0 तो ऐसा ही, E का मान अभी हमने निकाला है, रख दो 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई ε0, ये Q इंटू में Q0 अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। उपरोक्त से जरा ध्यान दो बेटा, यहां से 2 बातें नजर आ रही हैं। 1/4 पाई ε0 तो नियतांक है, F अनुक्रमानुपाती किसके है, Q और Q0 के, तथा F व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर स्क्वायर। बेटा ये एक आवेश के कारण दूसरे पर जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या आ गया, अनुक्रमानुपाती, और बीच की दूरी के वर्ग के क्या आ गया, व्युत्क्रमानुपाती। क्या हमने यही कूलाम का नियम पढ़ा था, तो यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है।